जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे यूनिट नंबर 8 एनर्जेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का आंसर मालूम करने की कोशिश करेंगे। जी तो बच्चों, पहला सवाल जो किया जा रहा है वो ये है, डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेटा इसका जवाब तो आसान ही है, आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सो का मतलब होता है निकलना, थर्म का मतलब हीट होता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट जो है वो बाहर आती है, तो यू कैन से दैट कि सिस्टम है, सिस्टम में से हीट बाहर निकली और सराउंडिंग्स में चली गई, और इससे क्या होगा कि जो आपका सराउंडिंग है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दैट प्रोसीड इन द एवोल्यूशन ऑफ हीट। एवोल्यूशन ऑफ हीट का मतलब है हीट का बाहर निकलना और हीट रिलीज़ की जाती है, और हम इसको डेल्टा एच से शो करते हैं, एंड दैट इज़ नेगेटिव। तो यू कैन से दैट कि नेगेटिव डेल्टा एच से जो है ये रिएक्शंस शो किए जाते हैं। बहुत से रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। कुछ की एग्जांपल्स हम आपको दे देते हैं। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो इसका बनना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें जो इंथैल्पी होती है यानी डेल्टा एच होता है वो -393.5 किलो जूल्स होता है। इसके अलावा पानी का बनना किसी ज़माने में जब अर्थ के अंदर ड्रास्टिक कंडीशंस थी, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे हवा में, तो फिर ये पानी बना, समंदर बने, तो इसका बनना भी जो था उसकी बहुत सी हीट निकली हवा में, एंड दैट इज़ -71571.6 किलो जूल्स। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है, कार्बन मोनो का बनना जो है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यू कैन से कि यहाँ पर पॉजिटिव एंथैल्पी होगी, ये गलती से यहाँ पे मिसप्रिंटेड है। कार्बन मोनो का बनना एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। बहरहाल जैसे कि एक्सोथर्मिक की बात हो रही है तो एंडोथर्मिक की भी कर लेते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। वहाँ पे एवॉल्व हो रही थी, एवोल्यूशन हो रही थी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। यानी कि अब आपको जैसी तस्वीर में नज़र आ रहा है कि सिस्टम के अंदर, सिस्टम से बाहर हीट जा रही है, तो एंडोथर्मिक में सिस्टम के अंदर हीट आएगी। रिएक्शंस होंगे तो वो बाल्टी बीकर जिसमें भी आप वो रिएक्शन कर रहे हैं वो ठंडा हो जाएगा, उसको पॉजिटिव एंथैल्पी से शो किया जाता है। तो आप इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो दिस वेरी गुड एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना ले सकते हैं आप। ठीक है, और यू कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक दीज वंस। हाइड्रोजन और आयोडीन गैस आपस में मिलेंगे, आयोडीन, ये जी और जी का मतलब गैस होता है, जब मिलेंगे तो एक और गैस बनेगी, दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। इसमें पॉजिटिव एंथैल्पी लग रही है। कार्बन और वाटर मिलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। कार्बन मोनो भी एक गैस होती है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। आपने पिछले दिनों देखा था कि जो अयूबिया की पहाड़ियों पे हीटर वगैरह जब चल रहे थे, तो तब ऐसे ही हुआ था कि वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो कार्बन उनसे रिएक्ट कर रहा था और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया था। उसके बाद प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिलना भी, नाइट्रस ऑक्साइड का बनना भी एक एंडोथर्मिक रिएक्टिविटी में काउंट होगा। पॉजिटिव 180.5 किलो जूल्स एनर्जी जो है वो यूज़ होगी। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन किया जा रहा है, इंथैल्पी क्या होती है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? देखें, कोई भी रिएक्शन होता है वो कितनी की हीट निकाल सकता है, मतलब एक रेलिवेंट टेम्परेचर के ऊपर, जैसे अमाउंट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब। इंथैल्पी को एवॉल्व या एब्जॉर्ब दोनों में आप काउंट करेंगे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। उसको इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। इसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। अभी मैं बता रहा था आपको, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसको नेगेटिव से और एंडोथर्मिक रिएक्शन इसको पॉजिटिव इंथैल्पी से शो किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ये नेगेटिव इंथैल्पी नज़र आ रही है, तो ये एक कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, यानी नेगेटिव इंथैल्पी एक्सो के लिए होती है। बोर्ड में एमसीक्यू भी लग सकता है इस बात का। और पॉजिटिव इंथैल्पी एंडोथर्मिक को शो करती है। कार्बन डाई का बनना एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज मेजर्ड एट 25 डिग्री, और ये जो आपको मैं रीडिंग्स बता रहा था अभी सारी, ये 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मेजर की गई हैं, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर की गई हैं, या कह लें कि इसको 1 एटीएम भी कह सकते हैं। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, या आप इसको 760 टॉर कह सकते हैं, या फिर आप इसको 760
मिलीमीटर ऑफ Hg कह सकते हैं, ये भी नॉर्मल प्रेशर होता है, या फिर इसको 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर कह सकते हैं आप, या फिर आप 101,325 पास्कल्स का प्रेशर कह सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ इंडिकेट करती हैं कि नॉर्मल प्रेशर है ये। तो नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो भी आप एंथैल्पी मेजर करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी का सवाल भी आपको आ सकता है, इसको आप H नॉट से शो करते हैं, ठीक है। और ये जो A है दैट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ मिसप्रिंट, इसको डेल्टा निशान है, ठीक है, दैट इज़ डेल्टा। तो ये आपने जो है वो याद रखना है। उसके बाद द स्टोरी इज नॉट ओवर, एक और क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ये भी सवाल रहते हैं, पहले भी पढ़ा होगा आपने। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि ऐसा रेस्पिरेशन का अमल जिसमें आपको नहीं मिलेगी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको आपने ऑक्सीजन के बगैर एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट करना है, तो वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करे या ना करे। एरोबिक रेस्पिरेशन ये होती है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीजन की मदद से कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और यू कैन से दैट कि वो कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो हीट रिलीज़ करता है। इस वक्त आपकी बॉडी में भी आपको पता है हीट रिलीज़ हो रही है और आप गर्म रह रहे हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दैट इंडिकेट्स कि भाई आपकी बॉडी के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं और आपके होम्योस्टैसिस को मेंटेन किया जा रहा है, यानी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है। बहरहाल एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसमें रेस्पिरेशन है, ये अमल है, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होता है ताकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करें, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लिया, ग्लूकोज लिया, और इसको आप फिर डेफिनेटली अब ग्लूकोज आपने ले लिया तो लैक्टिक एसिड बन सकता है, अल्कोहल बन सकती है। जब अल्कोहल बनती है तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। अगर ग्लूकोज को अगर आप एनारोबिकली रेस्पायर करवाते हैं और अगर बनती है लैक्टिक एसिड तो फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। और इससे भी ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखिएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। सो इट रिलीज एनर्जी, लिखा हुआ ना, रिलीज एनर्जी, दैट इंडिकेट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलें एक और चीज़ कर लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इन एडिशन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल मस्ट हैव इन इफेक्टिव कोलिजन कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि एवरेज एनर्जी जो होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी दें ताकि कोई इफेक्टिव कोलिजन हो और रिएक्शन शुरू हो जाए। तो दैट इज़ अ वेरी नाइस लाइन्स जो आप याद कर सकते हैं। इसके बारे में आप एक्टिवेशन एनर्जी स्पेस जीएस केमिस्ट्री या स्पेस जीएस एकेडमी लिखें, आपको मेरी वीडियो मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी मैंने बात की हुई है। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट का क्या किरदार होता है। तो देर आर वंडरफुल लाइन्स, लॉट ऑफ डिफरेंट लाइन्स आप देख सकते हैं मुख्तलिफ विकीपीडिया पे या कहीं पर भी, लेकिन मैं आपको इसका जवाब एक खूबसूरत सी मिसाल से देता हूँ कि अगर अंपायर है ग्राउंड में और खिलाड़ी खेल रहे हैं ए और बी टीम के, अंपायर एक कैटलिस्ट है जो कि उस मैच को करवा रहा है, जैसे रेफरी होता है फुटबॉल मैच में, वो मैच करवाता है, तो वो अंपायर या वो रेफरी जो है वो कैटलिस्ट होता है। देर आर अ लॉट ऑफ रिएक्शन, जिस तरह ऑयल होता है, आप खाते हैं डेली ऑयल, उसमें अगर हाइड्रोजन गैस डाल दी जाए तो वो घी बन जाता है। तो ये नहीं बन सकता, ऑयल में हाइड्रोजन गैस जितनी मर्जी आप डाल लें वो घी नहीं बनेगा जब तक आप उसको कैटलिस्ट नहीं देंगे। दैट इज़ निकल कैटलिस्ट, प्लाटिनम कैटलिस्ट, पलाडियम कैटलिस्ट, मतलब इस पतीलियों में, इस धाती पतीलियों में आपने इसमें हाइड्रोजन गैस डालनी है और उसको गर्म भी करना है, तकरीबन कोई 250 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक आप टेम्परेचर देंगे तो फिर ऑयल घी में कन्वर्ट होगा। तो लेट्स से दैट आपके पास एक बर्तन है और उसमें आपने ऑयल डाल दिया और फिर हाइड्रोजन गैस का स्प्रे मार रहे हैं बंद करके बेशक, तो जिस तरह आप सिलेंडर में गैस भरवाते हैं तो आप उसको भर रहे हैं गैस, तो वो घी नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही पतीली जो सिलेंडर है आपका किसका होगा, निकल का होगा, प्लाटिनम का होगा, प्लाडियम का होगा, या तीनों में से किसी एक का होगा, तो फिर क्या होगा कि वो जो ऑयल है अंदर घी बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि कैटलिस्ट रिक्वायर्ड था और टेम्परेचर भी आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करना होगा, तो फिर ये काम होगा। तो कैटलिस्ट रिएक्शन के दौरान रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है, लेकिन रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि जब घी बन जाएगा आप घी भी निकाल देंगे, ऑयल तो कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस भी अंदर ऐड होगी, तो ये पतीली तो वैसी ही वैसी बच जाएगी ना, ये तो यूज़ हुई नहीं। तो कैटलिस्ट ऐसे ही होता है कि इट यूज टू, और एंजाइम्स अमूमन कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स को आप बायो कैटलिस्ट कहते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं इस बात को बखूबी समझते होंगे कि बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं। आपके हर सेल में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं।
तो यहाँ से आप ये अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, या एक और ये भी आंसर आप देख लें, पढ़ लें, ये भी इसका सूटेबल आंसर रहेगा। अब देखिए चैप्टर का नाम एनर्जेटिक्स है, तो डेफिनेटली हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात लाजमी करनी है, क्योंकि एनर्जेटिक्स का ज़्यादातर हमारी बॉडी में भी काम हो रहा होता है। तो दैट इज़ बिट काइंड ऑफ अ बायोलॉजी इन केमिस्ट्री राइट नाउ। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंस करना है एनारोबिक और एरोबिक में। एरोबिक में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, राइट, ये सबसे बड़ी कह लें कि यूज़ है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि एरोबिक रेस्पिरेशन नीड्स ऑक्सीजन और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता। ये सबसे पहले आपने यही पॉइंट लिखना है। उसके बाद ये भी ठीक है कि अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करना चाहते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन आपको दोनों मिलेंगे, लेकिन एनारोबिक में सिर्फ ग्लूकोज होता है। प्रोडक्ट्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेंगे, भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दी बात। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं, और इस अमल को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक। मतलब ऑक्सीजन के बगैर जो रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में या इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। यहाँ पर आप ये ऐड कर सकते हैं इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ये डेफिनेट कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इसमें, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होती है। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का तो इन्वॉल्व है ही नहीं इसके अंदर, तो ऑक्सीडेशन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भी तो हो सकता है ना, ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर नहीं है। सो लोकेशन देखी जाए तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है। सेल की ऊपर बातें की जा रही हैं। उसके बाद इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टेजेस, तो उसमें ग्लाइकोलिसिस, एसिटाइल कोए का बनना, फिर क्रेब्स साइकिल होना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन और 4 प्रोसेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी 3 पार्ट, थर्ड पार्ट दैट इज़ गोइंग टू बी द फोर्थ पार्ट। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, नो डाउट ग्लूकोज टूटता है, लेकिन फिर आगे फर्मेंटेशन हो जाती है, यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे खास होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। डिपेंड करता है ना, अगर इथाइल अल्कोहल बननी है तो इथाइल अल्कोहल वाले एंजाइम्स वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लगेंगे, ग्लूकोज को लगेंगे। अगर लैक्टिक एसिड बनना है तो एंजाइम्स लैक्टिक एसिड वाले लगेंगे, डिपेंड अपॉन एंजाइम के कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को लग रहा है आके। दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, अमल को फर्मेंटेशन कहते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी शेयर करने लगा हूँ मैं आपसे, एनर्जी का यील्ड होना, यानी कितनी एनर्जी मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ढेर सारी एनर्जी मिलती है, तकरीबन 36 से 38 ATPs मिलती हैं, लेकिन 36 ATPs ही मोस्टली बुक्स में लिखा गया है, तो आई डोंट नो, मैंने 38 भी लिखा है। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको सिर्फ 2 ATPs ही मिलती हैं, यानी 2 ATPs ही आपने दिमाग में रखनी है। देयर इज जस्ट 2 ATPs एज अ प्रोडक्ट। ये था हमारा आज का लेक्चर एनर्जेटिक्स को लेकर। लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आएगी बाद में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस के हल की तरफ जाएंगे, और अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, GS केमिस्ट्री को। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। Thank you for watching GS Academy.